हाँ जी बच्चे, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस क्लास में जो क्वेश्चन कराएंगे वो क्वेश्चन नहीं कराएंगे, पूरे का पूरा एक क्वेश्चन पेपर कराएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आपका किसका रहेगा? नीट का। जैसा कि आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे कि एक नीट का हमने क्वेश्चन पेपर उठाया है और ये है आपका 2023 का। तो आपके रिवर्स में क्वेश्चन पेपर हम कराने जा रहे हैं। 2023 से लेके 2015 तक के क्वेश्चन पेपर कराएंगे और केमिस्ट्री का पोर्शन कराया जाएगा। ठीक है बेटा, आपका जो फिजिक्स या जूलॉजी बॉटनी का पोर्शन होगा वो नहीं कराया जाएगा। देखिए, पहले तो थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन पेपर सामने आने वाला है 5 मई को, वो किस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा, क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो आपके सामने है फिलहाल। ठीक है, तो जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बताते जा रहे हैं यहाँ से। देखिए, आपको क्या करना है। पहली बात तो आपको ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। ठीक है, किसका यूज़ करना है? ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। एक बात ये देखेंगे आप, आपका जो टेस्ट होगा वो 3 घंटे 20 मिनट का होने वाला है। ठीक है, ड्यूरेशन जो रहेगा वो कितना रहेगा? 3 आवर 20 मिनट्स। आपके जो 200 MCQs क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 200। आपका सब्जेक्ट होगा, इसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा और बायो में भी आपका जूलॉजी बॉटनी होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलेंगे, 50 केमिस्ट्री के मिलेंगे, 50 आपको जूलॉजी के मिलेंगे और 50 मिलेंगे आपको बॉटनी के। इस तरह से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन ए जो रहेगा इसमें क्या होंगे? 35 क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? 35 क्वेश्चन होंगे। किसमें? सेक्शन ए में। ठीक है, और 35 क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे? 35 क्वेश्चन होंगे आपके फिजिक्स के, 35 होंगे केमिस्ट्री के, 35 होंगे आपके जूलॉजी के और 35 होंगे बॉटनी के, है ना। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ 140 क्वेश्चन हो जाएंगे, 35 करके। सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं, यहाँ कोई चॉइस नहीं है। अब आपका जो सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी में प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको 15-15 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक, और करने कितने होंगे आपको? उसमें से 10-10 करने होंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे और करने कितने होंगे आपको? 10-10 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक, फिजिक्स के आपके 15 होंगे, केमिस्ट्री के 15 होंगे, जूलॉजी के 15 होंगे, बॉटनी के 15 होंगे और 10-10 करने होंगे। तो यहां आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन करने हैं ईच सब्जेक्ट के। ठीक है बेटा, इसी के अकॉर्डिंग इसी में और चीज़ों का क्या क्या ध्यान रखना है आपको? एक खास ध्यान ये रखना है आपका, पॉइंट नंबर 3 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 4 मार्क्स का क्या होगा? एक क्वेश्चन होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे आपके 720 मार्क्स बनेंगे। ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करना है, ये ऊपर भी बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक, और एक खास बात क्या ध्यान रखनी है यहां? खास बात क्या ध्यान रखनी है आप लोगों को यहां, कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, कितनी होगी आपकी? 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 25% आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चन में से आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है और 4 क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। ठीक है, आपके क्या हो जाते हैं? 4 सही हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपने टोटल किए हैं, 5 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, एक गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन सही होने पर आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपके मार्क्स 16 नहीं आएंगे, मार्क्स कितने आएंगे? 15 मार्क्स आएंगे। 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब यह है कि 4 गलत क्वेश्चन पर एक सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इंस्ट्रक्शंस थी। अब चलते हैं हम अपने केमिस्ट्री के पोर्शन पर, जो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है जो आज कराने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। चलिए भाई, देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो कंपाउंड दिया गया है वो किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं, देखिए थोड़ा सा और जूम कर देते हैं।
ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको, पहला दिया गया बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेटा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो बेंजाइलिक अल्कोहल पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। बेंजाइलिक अल्कोहल होता है, ये आपकी बेंजीन हो गई, एक हुई आपकी बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है CH2X, तो ये क्या होता है आपका बेंजाइल अल्कोहल। दूसरा जाता है एराइल अल्कोहल। एराइल अल्कोहल क्या होता है कि बेंजीन पर डायरेक्टली कोई हेलोजन अटैच है, कहीं पर भी अटैच है, किसी भी पोजीशन पर, सपोज दैट यहाँ अटैच है, तो ये क्या होगा एराइल हैलाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे एराइल हैलाइड या एराइलिक हैलाइड। एलाइल क्या होता है, अब एलाइल समझिएगा थोड़ा सा। एलाइल क्या होता है, एलाइल का मतलब है कि आपका यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH या CH2 जो भी है, ये रहा CH2, इस पर X। ये समझिए जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन्हें छोड़ दीजिए, उनसे नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन होता है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक। ठीक, अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इन्हीं में से किसी एक पर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका विनाइलिक। ये हो गए आपके सारे के सारे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा कि दो कार्बन है, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पर क्या है X है, तो किसका एग्जाम्पल होगा, ये होगा एलाइल हैलाइड का। किसका एग्जाम्पल होगा एलाइल हैलाइड का, तो यहाँ से जो आंसर जाएगा वो एलाइल हैलाइड जाएगा। ठीक है बेटा, 2023 का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है बेटा, क्वेश्चन केवल वो लिए गए हैं जो इस टाइम आपके सिलेबस में है। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 था आपका, वो लिया गया था स्टेट्स ऑफ मैटर से, तो उसको छोड़ दिया है। हमने क्वेश्चन वही लिए हैं जो अब सिलेबस से हैं। फालतू के क्वेश्चन पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको जो नंबर चेंज लगेंगे, जैसे 52 छूट गया, तो ये वो क्वेश्चन है जो डिलीटेड सिलेबस से थे। ठीक है, लास्ट ईयर डिलीटेड नहीं था ना, ये इसी बार डिलीट हुआ है। विच amongst the following molecule on polymerization produce neoprene, इनमें से नियोप्रीन रबर कौन बनाता है। पहले तो आप समझिए नियोप्रीन क्या होती है, एक रबर होती है। ठीक, देखिए नियोप्रीन, अगर हम रबर की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपका एक तरह से डिलीटेड सिलेबस से ही है, क्योंकि जा रहा है ये किस में, ये जा रहा है आपका पॉलीमर्स में, लेकिन एल्कीन आपके सिलेबस में है, इसलिए इसको बता रहे हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से डिलीटेड ही होना चाहिए, फिर भी बता रहे हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नियोप्रीन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है होल N, यहाँ लगा होगा Cl। ये नियोप्रीन का है। अब इसमें से देख लीजिए किससे ये बन सकता है। ठीक है, किससे बनेगा, आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, इसी से बनेगा। किससे बनेगा, सेकंड वाले ऑप्शन से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज चल रही है, ये 2023 का पेपर करा रहे हैं, इसके बाद 22, 21 ऐसे ही करके 15 तक के आपको पेपर करा दिए जाएंगे, 2015 तक के। चलिए देखिए क्या है, यहाँ आपको प्रोडक्ट ए बताना है। ए क्या है, यहाँ देखिए कुछ रिएजेंट लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है आपका, ZnHg और कॉन्सेंट्रेट HCl। तो ये ZnHg और कॉन्सेंट्रेट HCl जो यूज किए जाते हैं, एक नेम रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन, और क्लीमेंसन रिएक्शन करती क्या है, जहां भी ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, यहां से O को रिमूव कर देती है। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका कहीं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 है, सपोज दैट, इसकी अगर क्लीमेंसन रिएक्शन करा दें, क्लीमेंसन रिडक्शन करा दें, तो क्या बन जाता है, CH3 CO की जगह बनेगा CH2 और आगे बन जाएगा CH3, रिमूव हो जाता है H2O। ठीक, ये बनता है। तो क्या बनेगा, एक एल्केन बनेगा, है ना। और एल्केन कौन से में बन रहा है, देखिए यहाँ कार्बन कितने हैं, एक ये रहा, दो कार्बन है। ऐसे ही यहाँ पे दो कार्बन है, तो ऑप्शन जो जाएगा वो फर्स्ट के साथ जाएगा। 54 का क्या रहेगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से है देखिए नाइट्रोजन का आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल बताना है, एनर्जीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो आपका N2 है, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है।
देखो एक n में होते हैं 7, 2n है तो दोनों में मिला के कितने हो गए 14। अब 14 के लिए क्या देखना है, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम होते हैं तो एनर्जी लेवल कुछ और होता है, या 14 तक होते हैं तो कुछ और होता है, और 14 प्लस होंगे तो उसके लिए कुछ एनर्जी लेवल अलग होगा। ठीक है, अगर 14 तक होते हैं तो आपका एनर्जी लेवल होगा कौन सा, फर्स्ट वाला। ठीक है, और 14 से ज़्यादा होंगे तो एनर्जी लेवल होगा सेकंड वाला। ये ध्यान रखिए, ये जाएगा 14 प्लस के साथ और 14 या उससे कम के साथ जाएगा ये। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, देखिए यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है। इसमें क्या हो गया है, इस टर्म के पाई के बाद क्या आया है 2pz, और यहाँ क्या आ गया है 2pz पहले आ गया है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर 2pz आपका पहले आएगा तो 14 प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए होंगे, और बाद में आएगा तो 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। देखो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेवल्ड एज असर्शन बी। ये तो इनके बारे में बताया गया। असर्शन ए क्या कह रहा है, मेटेलिक सोडियम डिजॉल्व इन द लिक्विड अमोनिया गिविंग अ डीप ब्लू सॉल्यूशन विच इज पैरामैग्नेटिक। क्या बोल रहा है ये कि एक ऐसा, अगर हम मेटेलिक सोडियम यानी कि सोडियम की रिएक्शन अमोनिया से कराएं तो डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है, और वो डीप ब्लू सॉल्यूशन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है, ये बोल रहा है ये। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है बिल्कुल बेटा करेक्ट है ये। अगर आप अमोनिया की रिएक्शन किससे करा दें, सोडियम से करा दें, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, डीप ब्लू हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो आ गई ये। दूसरी क्या है, अगर रीजन की बात करें, द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो डीप ब्लू कलर होता है वो एमाइड का नहीं होता है ना। किसका नहीं होता, एमाइड का कलर नहीं होता है। तो ये आपका गलत है, और आपका असर्शन सही और रीजन गलत का एक ही ऑप्शन बनेगा इसमें, वो बनेगा आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज इज। कौन सा होमोलैप्टिक है बेटा, होमोलैप्टिक ध्यान रखिए। होमोलैप्टिक क्या होता है, जैसे क्या है आपका कि कोई कंपाउंड है, जैसे पहले वाले को ही बताते हैं। आपका ये है कि पोटेशियम लिखा है, अंदर क्या है आपका, सबसे पहले पोटेशियम आपने शुरू में लिख लिया, उसके बाद बिग ब्रैकेट आएगी, और आगे क्या जाएगा आपका एल्यूमिनियम, और C2O4 का बोल रहा है होल थ्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ 3 आएगा। पूछा है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, जिनमें केवल एक ही टाइप की लिगेंड्स आती हैं, उन्हें बोलते हैं होमोलैप्टिक। क्या बोलते हैं, होमोलैप्टिक। अगर एक से ज़्यादा टाइप की आएंगी तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलैप्टिक। कैसे बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक, जैसे आपका कहीं कोई कंपाउंड आ गया K3 बिग ब्रैकेट Al, ऐसे अगर एग्जिस्ट कर जाए C2O4 का होल ट्वाइस Cl2, ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोलैप्टिक, क्योंकि इसमें एक तो लिगेंड ये आई ऑक्सिलेट और दूसरे क्या आई क्लोरिडो। ठीक है, तो इसमें होमोलैप्टिक का पहला ही एग्जाम्पल होगा आपका ये वाला। देखिए दूसरे वाले की अगर बात करते हैं तो इसमें क्लोरिडो भी है और नाइट्राइटो, इसमें कार्बोनेटो भी है और अमाइन भी है, इसमें अमाइन भी है और एक्वा भी है, यानी कि एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड हैं। ठीक है, तो आंसर जो जाएगा वो फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, देखो यहां भी क्या है, 2 असर्शन दिए गए हैं, असर्शन ए को पकड़ लीजिए बस। ठीक है, क्या कह रहा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड ऑन एन। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी किसके इक्वल होती है, -NF इन ई सेल, ये फॉर्मूला होता है गिब्स एनर्जी का। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, जी की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू एन पर डिपेंड करेगी। बिल्कुल सही बात है भाई। ये समझो अगर यहाँ एन की वैल्यू आपकी 1 हुई तो डेल्टा जी कुछ अलग होगा, एन की वैल्यू 2 हो गई तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। एन इज इक्वल टू अगर 3 हो गया तो वैल्यू क्या होगी, फिर से चेंज हो जाएगी। तो डेल्टा जी जो करता है डिपेंड, वो एन पर करता है। तो ये बात तो आपकी, यानी कि यहाँ क्या है, असर्शन बिल्कुल ठीक है। और आगे क्या कह रहा है
ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी और डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो समझिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सब्सटेंस की अमाउंट पर डिपेंड करती हैं वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किस पर डिपेंड करती हैं? सब्सटेंस की अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो डिपेंड नहीं करती उनको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ई सेल जो है वो आपका अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। ई सेल क्या है? ई सेल है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। डेल्टा जी आपका अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो करेक्ट है आपका जो रीजन है, रीजन भी करेक्ट है, अजर्शन भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप देखें तो अजर्शन का रीजन से कोई मैच नहीं हो रहा, और मैच नहीं हो रहा है तो ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा सेकंड के साथ। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 59 है, ठीक। चलिए क्वेश्चन को इसे थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं बेटा। थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या बताते हैं? डिटेल में बताते हैं। यहां ले लेते हैं। देखिए आपका जो रिएक्टेंट दिया गया था, क्या दिया गया था? कुछ इस तरह से आपका रिएक्टेंट था। यहां पर क्या था? डबल बॉन्ड ओ। अब आपको पता है कि ओ के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है? HCN से। तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, और जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऊपर चार्ज आ जाएगा निगेटिव, और यहां पॉजिटिव निगेटिव पहले से है ही, तो ये किस पर जाएगा? इस पर। और CN किस पर चला जाएगा? रिंग वाले कार्बन पर। यहां से जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा OH, और यहीं पर क्या आ जाएगा? CN। ठीक है बेटा। अब क्या होगा आपका? यहां से यहां भी आपके लोन पेयर रहे होंगे। यहां जो H होगा वो H किस पर शिफ्ट कर जाएगा? इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक। H इसके ऊपर शिफ्ट कर गया तो क्या बनेगा? यहां से इसके आगे भी तो कुछ बनेगा। क्या बन जाएगा? यहां पर क्या हो गया? OH2, ठीक। और यहां पर क्या आ गया? CN। बॉन्ड कैसा आ गया होगा? मतलब अभी इस H को नहीं लेंगे, चलिए H पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये H पॉजिटिव यहां चला गया होगा। अब यहां से ये वाला H लेते हैं तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और निकल क्या जाएगा? OH2। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। CN, यहाँ एक बॉन्ड था, इसके बाद इसका कराया गया था H2SO4 लिया गया था यहाँ पर H पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोलिसिस। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ये बॉन्ड यहीं रहेगा और CN का बन जाएगा COOH। ध्यान ये रखना है आपको, कहीं भी अगर CN है तो CN के हाइड्रोलिसिस पर क्या बनता है? COOH बनता है, याद आपको ये रखना है, ठीक है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? देख लीजिएगा, ऐसा आपका एक ऑप्शन होगा। और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 आपका ऐसा ही है। यहाँ डबल बॉन्ड है, आगे COOH है, ठीक है। ऐसा ही ऑप्शन कौन सा बनता है आपका? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा है? 60। ये रहा 60 क्वेश्चन स्क्रीन पर। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी आपके एलिमेंट दिए गए हैं इनकी नियरेस्ट नोबल गैस है कौन सी। देखो, ऑक्सीजन का होता है 8, नाइट्रोजन का 7, फ्लोरीन का 9 और सोडियम का 11। तो इनकी नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है? नोबल गैस, इनर्ट गैस कौन कौन सी होती हैं? होती हैं आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ये तो होती हैं आपकी नोबल गैसेज। तो इनकी नियर यानी कि इनके आसपास की, नियरेस्ट बोलते हैं आसपास की, कौन सी है आपकी? नियॉन है। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर इनके आयन बना लें आप, ठीक है, अगर इसका आयन बनाओगे तो चार्ज आएगा O2 निगेटिव, इसका बनाएंगे N3 निगेटिव, और इसका बनाएंगे तो F निगेटिव, और इसका बनाएंगे तो क्या आएगा?
Na पॉजिटिव। ठीक, अब इनमें आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो गए। भाई सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है, और सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए अगर साइज लगाना है, मतलब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसका साइज सबसे बड़ा होगा। एन का साइज सबसे बड़ा, ठीक, यानी कि N3 नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा, O2 नेगेटिव का उससे छोटा, F नेगेटिव का उससे छोटा, और सबसे छोटा हो जाएगा Na पॉजिटिव का। क्लियर है बात बेटा? ये होता है अगर आपकी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। शर्त एक ही है कि नंबर ऑफ सेल सेम यूज होने चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे ही तब जब वो सेम नंबर ऑफ सेल यूज हो रहे होंगे। तो यहां जो आंसर जाएगा वो जाएगा N के साथ। लार्जेस्ट साइज पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है बेटा। 61 में क्या कह रहा है, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट को आप हीट कर रहे हैं NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। अगर 2 मोल्स ले लें ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो ये कह रहा है, देखिए समझिए इसको भी क्या करना है। इस क्वेश्चन में समझिए क्या करना क्या है। CH3 ये लिया गया आपका CH3 COO Na, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं आप? NaOH से। किसकी प्रेजेंस में? CaO की प्रेजेंस में। तो देखो यहां से ये कंपाउंड इतना निकल जाएगा, एक तो बनेगा CH4 और क्या बनेगा Na2CO3, Na2CO3, ठीक है, ये बनेगा। अब क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक, ठीक है, किसका बताना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ चलिए, तो यहां क्या है, ये कह रहा है इसका अगर 1 मोल ले लें तो आगे किसका 1 मोल बन रहा है? मिथेन का भी 1 मोल बन रहा है। और कहा कितना है इसने कि इसका 2 मोल लेना है, तो भाई इसके 2 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। देखो यहां नंबर ऑफ मोल सेम है, तो अगर इसका 1 मोल लेंगे CH3CONA का, तो CH4 का 1 मोल बनेगा। 2 मोल लेंगे 2 मोल बनेगा, 3 मोल लेंगे 3 मोल बनेगा। तो अगर बात कर रहा है ग्राम में, वेट की बात कर रहा है ना, तो इसका मास निकाल लीजिए। किसका? 2 मोल में इसका मास बना सकते हैं 2, और मिथेन का निकाल लीजिए मास 12 × 4 + 4 × 1, तो 2 × 16 कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। मतलब अगर 2 मोल CH3CONA की रिएक्शन सोडा लाइम से कराई जाए, अब सोडा लाइम क्या है समझिए, CaO + NaOH इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। ध्यान रखना, सोडा लाइम, ये दोनों एक साथ जब मिल जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। मतलब कास्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड को जब मिलाते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका? यहाँ 32 आएगा। देखिए 32 ऑप्शन में दिया हुआ होगा, ये हो जाएगा आपका 32। क्लियर है बेटा? चलिए क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप। इनमें से किसका रिलेशनशिप क्या होगा? करेक्ट होगा। स्टेबिलिटी फैक्टर ले रहे हैं, किसका करेक्ट होगा? देखिए भाई, अगर इंडियम की बात करें तो इंडियम के लिए पहले ई नोट वैल्यू कुछ याद रखिए। जो आपका इंडियम है इसके लिए ई नोट IN3 पॉजिटिव / IN पॉजिटिव, ये जो वैल्यू होती है कितनी होती है? -0.16 वोल्ट। और ई नोट TL3 पॉजिटिव / TL1 पॉजिटिव की जो वैल्यू होती है यही +1.6 वोल्ट होती है, ठीक है। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है? अब एक और चीज़ देखनी है, आई जो होता है आई बड़ा होता है, ठीक है। जितने आई ज़्यादा होंगे उतना ही क्या चाहेगा? बढ़ता चला जाएगा।
नहीं, आई, हाँ आई बड़ा होगा किससे, I3 से। आई अगर बढ़ेंगे तो क्या होता जाएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर कम होता जाएगा। ठीक, तो ये वाला तो इंडियम वाला तो आना नहीं है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है। ठीक, तो कौन सा आएगा यहाँ, TL वाला आएगा, ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइंस एज द प्रोडक्ट, इनमें से कौन प्राइमरी अमाइन नहीं देगा, जो नहीं देगा। देखो भाई Br2 KOH से रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन का नाम है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये दे देगा CH3NH2, एक कार्बन कम हो जाता है इसमें। अगर इसकी रिएक्शन कराएं तो ये भी सिंपल रिडक्शन है, क्या देगा, CH3CH2NH2। ठीक, और अगर लास्ट वाले की बात करते हैं, लास्ट वाले की अगर बात करते हैं तो यहां क्या देगा, ये भी देगा CH3CH2NH2, सब CH3NH2 देंगे। ठीक, लेकिन अगर सेकंड वाले का रिडक्शन करा दें तो ये देगा CH3NHCH3। ठीक, तो ये अमाइन कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी अमाइन। पूछा क्या जा रहा है, कौन प्राइमरी अमाइन नहीं देगा। ठीक है, कौन प्राइमरी अमाइन नहीं देगा, तो ये प्राइमरी अमाइन नहीं देगा। अब प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन की पहचान कैसे करते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अगर किसी भी अमाइन में आपको NH2 देखने के लिए मिल रहा है, NH2, तो ये होगी आपकी प्राइमरी। अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है NH, तो ये होगी आपकी सेकेंडरी। और खाली N देखने के लिए मिल रहा है तो ये क्या होगी आपकी टर्सरी। इस तरह से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की पहचान कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64, amongst the given options which of the following molecules or ions acts as a Lewis acid, इनमें से कौन लुईस एसिड है। चलिए पहले लुईस एसिड के लिए भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रख लीजिए। क्या बताएंगे, लुईस एसिड छोड़ दीजिए, लुईस बेस आप ध्यान रखें, उन्हें छोड़ के सारे क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं आपके, क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज आयंस, निगेटिवली चार्ज्ड आयंस। और कौन होते हैं, पहला पॉइंट तो ये याद रखिए। दूसरा पॉइंट, स्पीसीज हैविंग लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर होते हैं ऐसी स्पीसीज। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, लुईस बेस। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए भाई, इस पर तो चार्ज आ गया है निगेटिव, तो ये क्या होगा, ये तो लुईस बेस होगा। H2O में लोन पेयर होता है तो ये भी क्या होगा, लुईस बेस होगा। NH3 में भी लोन पेयर होता है तो ये भी क्या होगा, लुईस बेस होगा। तो एक ही बचा अब आपके पास, ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। ठीक, प्रोडक्ट P बताना है इसका आपको। अब यहां आपको क्या बताना है बेटा, प्रोडक्ट बताना है। देखिए इस रिएक्शन को थोड़ा सा ठीक से समझिए, रिएक्शन को थोड़ा सा समझिए। कंपाउंड क्या है आपके पास, पहले इसे समझ लें। एक कंपाउंड जो दिया गया है वो है आपका CH3 CH, और नीचे क्या है CH3, आगे क्या है आपका, आगे CHOH और CH3। इसकी रिएक्शन बेटा किससे करा रहे हैं, HBr से करा रहे हैं। तो अभी फिलहाल ध्यान रखिए आप, H पॉजिटिव से रिएक्शन हो रही है तो ये वाला आपका OH और ये H बना लेगा H2O। चार्ज कहाँ पर आएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, CH3
CH, नीचे CH3, CH पर चार्ज आ गया पॉजिटिव और आगे आ गया CH3। अभी Br ने अटैक नहीं किया, अब इसके पास Br अटैक करेगा। क्या करेगा? Br अटैक करेगा। तो Br अटैक करने से पहले ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो एक चीज़ बन जाएगी यहाँ CH3, C, CH3, CH2, CH3। क्यों बनी ये? क्योंकि बेटा टर्सरी जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। टर्सरी कार्बोकैटायन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल। यहाँ बनता, अगर यहीं पर Br लग जाता इस जगह पर, तो कैसा बनता? सेकेंडरी। तो टर्सरी बनने की वजह से शिफ्टिंग हो जाती है। तो अब आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब आपका जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो बनेगा टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसीलिए ये शिफ्ट हुआ है। तो शिफ्टिंग का आप ध्यान रखेंगे। अब देख लीजिए कौन सा कंपाउंड है ये कंपाउंड कहीं पर है क्या? हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन में यही बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आपका जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, ये भी क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक से ही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 66 आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या किया गया है 66 का भी आपको ध्यान देना है। आपको डाइजोनियम सॉल्ट दिया गया है, पहले इसकी रिएक्शन करनी है Cu2Br2 HBr से। ठीक है, उसके बाद किससे? Mg और ड्राई ईथर से, और उसके बाद करना है हाइड्रोलिसिस। समझिए इसको भी क्या करना है, बस समझते रहिए रिएक्शंस को। तो ऑर्गेनिक की रिएक्शन समझ आ जाए तभी होती हैं, ऐसा नहीं है कि रट सकते हैं। रट कितनी पाएंगे भाई? चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, आपका N2Cl है, इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है? इसकी रिएक्शन कराई जा रही है Cu2Br2 और HBr से। ठीक है, रिएक्शन जो होगी वो होगी सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सी होगी? सैंड मेयर रिएक्शन। जब भी ये चीज़ यूज़ की जाए तो सैंड मेयर रिएक्शन होती है ना, CuBr2 और HBr। तो क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा हेलोजन ऊपर, और कौन सा हेलोजन आएगा? जिसका सॉल्ट लिया गया होगा। ठीक है, Br, ये आ गया ऊपर। अब आगे क्या कराया गया था? रिएक्शन किससे कराई गई थी? Mg से रिएक्शन कराई गई थी, वो भी किस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो बेंजीन पर लग जाएगा आपका MgBr। क्या आएगा यहाँ? MgBr। अब इसका कर दिया गया बेटा हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव में ये कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड समझिए, कंपाउंड टूट जाएगा। ये कंपाउंड यहाँ से टूट जाएगा। वाटर का H जो जाएगा वो बेंजीन के साथ, और OH जो जाएगा वो MgOH के साथ जाएगा। ठीक है, ऐसे चला गया तो यहाँ एक कंपाउंड निकलेगा। क्या निकलेगा? MgOHBr। और आगे क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट H बेंजीन पर अटैच हो गया है, तो क्या बन जाएगी? बेंजीन ही बन जाएगी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका। ऑप्शन आप अपना देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बनेगा? सेकंड। ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 66 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हुआ है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। क्वेश्चन बेटा बहुत ही बढ़िया है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बहुत शानदार क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पिरिडीन रेस्पेक्टिवली। देखो भाई, एक चीज अगर आपको नहीं पता, पिरिडीन का फॉर्मूला नहीं पता, तो क्वेश्चन आपके हिसाब से तो बेकार ही है, कोई फायदा नहीं है पिरिडीन का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो पिरिडीन का पहले फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे करके। अभी ओपन स्ट्रक्चर बताएंगे। ये आपका पिरिडीन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए हम बनाते हैं इसको। कैसे बनेगा? C, यहाँ पर भी क्या होता है? C, और यहाँ पर भी होता है C, यहाँ पर भी C और यहाँ पर भी C, और नीचे क्या है? N। ठीक, जितने भी C होंगे सब पर क्या होगा? एक एक H होगा, और अल्टरनेटिव क्या होंगे? इस पे सिंगल डबल बॉन्ड होंगे। ये रहे अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है भाई? लोन पेयर भी तो होता है। ये रहा लोन पेयर, यही तो पूछ रहा है। अब देखिए सिग्मा पाई का पता कैसे लगेगा? जहां भी आपका बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है वही सिग्मा है। ये सिग्मा हो गया, सिग्मा। ठीक है, जितने भी सिंगल हैं वो सब सिग्मा होंगे, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। और जो डबल होते हैं उनमें भी एक सिग्मा होता है, डबल वालों में भी क्या होता है? एक सिग्मा। अब क्या बचा? अब बचता है आपका कौन सा बचता है? जहां डबल है वहां एक एक क्या होगा? पाई। आप सिग्मा काउंट कर लीजिए। सिग्मा काउंट करेंगे तो आपके जो सिग्मा आएंगे वो कितने आएंगे?
11 तो आएंगे आपके सिग्मा, और 3 आपके हो गए पाई। अब लोन पेयर की बात की जा रही थी, तो ये रहा लोन पेयर, एक हो गया आपका लोन पेयर। आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। आंसर कौन सा बना है आपका, 11, 3 एंड 1। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, 67 का। 67 का जो आंसर बन रहा होगा, कौन सा बन रहा है बेटा, थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही जा रहा है थर्ड ऑप्शन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ये रहा आपके सामने, ठीक है। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट, एक रेट का फॉर्मूला दे रखा है आपको। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, इनिशियल रेट वुड बी। देखो क्या कहा गया, रेट इक्वेशन आपको ये दी हुई है, गिवन है। ये कह रहा है ए की कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दो, ठीक है, 3 टाइम्स कर दो, और बी की कंसंट्रेशन को रखो कांस्टेंट। चलिए यहां देखते हैं, अब साइड में आ जाइए। इस पर भी क्या क्या करना है हमें समझ लीजिए एक बार। आपको R1 दिया है, रेट 1 है ना, जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, के, ए की पावर है आपकी 2 और बी की पावर है कुछ नहीं, मतलब 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो ए की कंसंट्रेशन है उसे कितना कर दिया जाए, किसके लिए, R2 के लिए 3 गुना कर दिया जाए के, और इसकी जगह क्या आ जाए 3A की पावर 2, और यहां पर क्या हो जाएगा B। तो R2 इज इक्वल टू, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल में जो दे रखी थी, और ये यहां जो जो चीजें चेंजेस कराए थे, देखो B को हमने चेंज नहीं किया, वैसे का वैसे ही रखा है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 के, बाकी A स्क्वायर और B स्क्वायर, इनका ही रिलेशन निकालना है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर बी अपॉन 9 के ए की पावर 2 इंटू बी, और ये पूरी टर्म कट गई, ठीक है। समझ आ गई बात। तो R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9R2 आ जाएगा, यानी कि इंक्रीज होगा। और कितना इंक्रीज हो गया है, समझ लीजिए कितना इंक्रीज हो गया है, वो भी 9 टाइम्स। कितना इंक्रीज हो गया है, 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। ऑप्शन जो जा रहा है यहां से, वो जा रहा है ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The right option for the mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone is। बेटा यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में झोल है, झोल समझिए क्वेश्चन का। 20% ऑफ 20 ग्राम ऑफ 20%, ठीक है, 20 ग्राम का भी 20% लिया गया है। क्या क्या है समझ लीजिए। पहली बात तो ये याद रखेंगे हम कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, रिएक्शन समझिए। रिएक्शन हो रही है CaCO3, और इसको किया जा रहा है हीट, कितने पर, 1200 केल्विन पर। तो बनेगा CaO और बनेगा CO2, ठीक है। इसका मोल कितना लिया गया, यहां 1 मोल लिया गया है, सीधी सीधी बात। और आपका CO2 का भी कितना बना, 1 मोल बना। अब अगर इसको ग्राम में कर ले तो क्या निकाल लें, इसका मास। कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12, और प्लस 3 इंटू 16 कितना आ जाएगा 100 ग्राम। यानी कि इसको अगर 100 ग्राम को हीट करें तो आपका CO2 कितना बनेगा, इसका भी निकाल लीजिए, 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना मिलेगा, ये मिलेगा 44 ग्राम। अगर आप 100 ग्राम को गर्म कर रहे हो तो कितना मिल रहा है आपको, 44 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। अब किसका निकालना है आपको निकालना है 20 ग्राम के 20% का। तो 20 का 20% निकाल लो, जिसके लिए निकालना है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 4 ग्राम। तो आपको निकालना किसके लिए, 4 ग्राम के लिए निकालना है। तो 1 ग्राम अगर हम लिख लें, 1 ग्राम CaCO3 क्या देगा, ये देगा आपको 44/100, ठीक है, इतना CO2 देगा। लेकिन अगर हम कह दें 4 ग्राम CaCO3 कितना देगा, 44/100 इंटू 4, ठीक है। समझ आ गई बात, इतना देगा,
ठीक है, इसे काट दें 25, तो अब क्या करना 44/25, और 44 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.76 ग्राम CO2। ये हो जाएगा आपका आंसर जो ऑप्शन में होगा 1.76। देखिए ये रहा आंसर ऑप्शन सेकंड। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। ठीक, द रिलेशन बिटवीन एन एम, व्हाट इज एन? एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, ये बोल रखा है, क्या बोल रखा है? एन एम के लिए बोल रखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं बोल रखा। क्या बोल रखा था? नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये किसकी वैल्यू है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है। ठीक है, एन एम है ना, खाली एन दिया होता तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों में रिलेशन क्या होता है। देखो, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एन एम जिसे कहा गया है, ये किसके इक्वल होती है? 2l + 1 के इक्वल होती है। अब यहां से आपको l की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2l = nm-1, और l = क्या हो जाएगा? nm-1/2। ये आपका देख लीजिए ऑप्शन में है क्या? जी बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट ही है। ठीक है, ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दिया हुआ, तो कंडक्टिविटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं बेटे कप्पा से। कप्पा की वैल्यू इतनी दी हुई है। ठीक, और क्या कह रहा है? एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन, ये रहा ओम में, ये क्या है आपका? रेजिस्टेंस है R। सेल कांस्टेंट निकालना, बिल्कुल चिंदी सा क्वेश्चन दे दिया भाई। NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिल्कुल आपको एक चिंदी सा क्वेश्चन पकड़ा दिया है। क्या? कप्पा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कप्पा = G × G स्टार। G स्टार क्या है यहाँ पर? G स्टार होता है सेल कांस्टेंट, और कप्पा = G किसके इक्वल होता है? G = होता है 1/R। तो यहाँ क्या रख लेंगे? 1/R × G स्टार। वैल्यू किसकी निकालनी है? G स्टार की, तो G स्टार = क्या हो जाएगा? कप्पा × R। आपकी वैल्यू दी हुई थी किसकी? कप्पा की। कप्पा की वैल्यू कितनी थी? 0.0210, और R की कितनी थी? R की थी 60। बस मल्टीप्लाई करना बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में होगा ही, बस ज़्यादा सोचना नहीं, ऑप्शन को टिका दो अपने। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू द फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। पहले एक न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए आप। न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है? कुछ इस तरह से होती है भाई न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर। यहां पर क्या होता है आपका? यहां पर होता है बेस, और यहां पर क्या होता है आपका H। यहां पर OH, ऊपर H। यहां पर क्या होता है? OH, और ऊपर क्या होता है H। और यहां पर क्या होता है? H, ऊपर होता है CH2OH। ये पोजीशन जो होती है आपकी, इसे बोलते हैं 1 डैश। कौन सी पोजीशन को 1 डैश बोलते हैं? ये पोजीशन हो गई आपकी 1 डैश। कार्बन है ना यहाँ, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, और इसको क्या बोल लेंगे? 5 डैश। तो ये बोल क्या रहा है ये समझिए पहले। ये कह रहा है व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड, सॉरी फर्स्ट वाला, अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका? फर्स्ट डैश पर क्या जुड़ रहा है? बेस जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। यानी कि स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है फर्स्ट। सेकंड में क्या कह रहा है? व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरस एसिड एट 5th पोजीशन। ये जो 5th पोजीशन है, यहां पर फॉस्फोरस एसिड जुड़ा हुआ होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड।
देखो बेटा सेकंड वाला गलत हो गया, क्या थोड़ा सा बिल्कुल हल्की सी मिस्टेक है इसमें, क्या मिस्टेक है वो भी आप समझ लीजिएगा। जुड़ता तो फर्स्ट इसी पोजीशन पर है, किस पर, जिसे आपने बोला है जुड़ेगा तो उसी पर, है ना, लेकिन क्या जुड़ेगा, फोस्फोरस एसिड नहीं जुड़ेगा। फोस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है क्या, H3PO3। जुड़ेगा क्या, फोस्फोरिक एसिड जुड़ेगा, है ना, क्या जुड़ता है, H3PO4 जुड़ता है। अगर इसकी जगह फोस्फोरिक एसिड होता तो बिल्कुल सही होता, कहाँ जुड़ेगा, इसी फिफ्थ पोजीशन पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट तो ठीक है लेकिन सेकंड गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन जाएगा थर्ड के साथ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया, ये दिया फोस्फोरस एसिड। H3PO3 नहीं होता, H3PO4 होता है न्यूक्लियोटाइड में। क्वेश्चन नंबर 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 75 है। यहां भी एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप यही एग्जाम को क्या करते हैं, टिपिकल बनाते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं थोड़ा। हाँ, ट्रूफॉल्स भी आते हैं। असर्शन क्या है, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। हीलियम किस लिए यूज किया जाता है, ऑक्सीजन के डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। डाइविंग जो एपरेटस होते हैं उसमें पढ़ा होगा आपने, सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा है, ये सॉल्यूशन में भी इसके ऊपर है। आगे क्या है, हीलियम हैज हाई सोल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। हीलियम की क्या होती है, सोल्युबिलिटी हाई होती है किसमें, ऑक्सीजन में, इसीलिए यूज किया जाता है। नहीं बेटा, स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है आपके, लेकिन एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन जो जाएगा सेकंड के साथ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द सोल्युबिलिटी द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 पॉजिटिव इज मोर देन Cu1 पॉजिटिव सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो पहले इनके कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाते हैं। इसका क्या होगा, D9 होगा, 2 चार्ज है। इसका क्या होगा, D10 होगा, है ना। स्टेबल ज़्यादा कौन होना चाहिए, Cu1 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए Cu2 पॉजिटिव से, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है कि Cu2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है। तो आंसर किसका जाएगा बेटा, यहाँ हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता है वो रीज़न होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है ना। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, Cu2 पॉजिटिव की। ठीक है बेटा, Cu2 पॉजिटिव की एंथैल्पी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। Cu2 पॉजिटिव की एंथैल्पी क्या होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे वो ज़्यादा होगी, Cu1 पॉजिटिव से। हालांकि यहाँ क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है और इधर कितना है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, नेक्स्ट होगा 77। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा आपका 77। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। देखो नीट में भी ये क्वेश्चन भी ज्यादा चल रहे हैं मैचिंग वाले, लेकिन बेटा आसान होता है क्वेश्चन, हार्ड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से आप 2 मिला लो तो बन जाता है, कोई ना कोई से भी 2 मिला लो, ज्यादा इतना ये नहीं आता कि वो बहुत ज्यादा को क्या करना पड़ेगा, आपको मिलाना पड़ेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ पे। जैसे क्या है आपका 77 की अगर हम बात करें तो 77 में सबसे पहले क्या दिया गया, कोक दिया गया है। अब सामने कुछ चीजें दी गई हैं, कोक को आप किससे मिलाएंगे, कोक क्या करता है, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कोक का क्या आता है, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। कोक मतलब क्या होता है, कोक कार्बन, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर सेकंड वाले की बात करें तो देखो सारे के सारे इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp3 होते हैं। ग्रेफाइट की बात करें तो sp2 होता है, डबल बॉन्ड होता है ग्रेफाइट में, लेकिन ऐसा दिया नहीं है यहाँ। फ्लोरेंस की बात करते हैं तो इसकी केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट आपका क्या करता है, लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ग्रेफाइट में, डबल बॉन्ड होते हैं, कंडक्टर होता है डबल बॉन्ड होने की वजह से, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, देयरफॉर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और आपका डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है, एक इंसुलेटर की तरह यूज किया जाता है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ जाएगा। हाँ, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा, मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। देखिए बहुत जानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन लिया गया है। अमंगस्ट द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ठीक है,
कौन ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? पूछा क्या गया? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर NH3 की बात करें तो भाई देखो NH3 की स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए आप। ये NH3 की स्ट्रक्चर है और यहाँ लोन पेयर होगा। तो अगर सेंट्रल एटम में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। AlCl3 की बात करें तो लोएरा Cl और लोन पेयर आपके पास होते नहीं है Al के पास, तो इसका नहीं हो पा रहा है ऑक्टेट कंप्लीट। BeCl2 की बात करें तो ये रहा Be और ये रहा Cl, इसमें भी लोन पेयर नहीं होता, तो ये भी नहीं कर पा रहा कंप्लीट। CCl4 की बात करेंगे तो C के चार तरफ क्या होते हैं? Cl होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट। इसका भी कंप्लीट हो रहा था। अब बात करें PCl5 की, तो PCl5 में बेटा क्या होते हैं? 5 तरफ जुड़े हुए होते हैं Cl, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है ना। क्या नहीं होता है? ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट नहीं होता है। तो आंसर जो जाएगा 79 का किसके साथ जाएगा? 3 के साथ जाएगा। किस किस का नहीं हो रहा आपका? AlCl3 का नहीं हो रहा, BeCl2 का नहीं हो रहा और PCl5 का नहीं हो रहा, क्योंकि इसके ऑक्टेटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 10। पूछा क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80, 81 कौन सा है? 81 क्वेश्चन है बेटा। अच्छा 80 रहा नहीं होगा, रहा नहीं होगा मतलब जो सिलेबस इस टाइम है उसमें नहीं होगा। देखो क्या कहा गया है यहाँ, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। बेटा फिर स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस हम ऊपर का क्या पढ़ा है स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, दोनों को, ए और बी को। क्वेश्चन नंबर है आपका 81। अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन क्या कर सकती है? जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है। ठीक है, देखो कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? जीरो। कौन सी रिएक्शन होती हैं? वो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये ध्यान रखना, फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन की क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है। ठीक है, तो आपका ये तो हो गया क्लियरली करेक्ट। आगे कह रहा था मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy। ठीक है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन दी हुई है ना। मिनिमम अमाउंट जो एनर्जी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन देखो यहाँ किसका जिक्र था? यहाँ था एक्टिवेशन एनर्जी का, और यहाँ भी किसका जिक्र है? थ्रेशोल्ड एनर्जी का। ठीक है, या एक्टिवेशन एनर्जी का, तो दोनों, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि जीरो। एक्सप्लेन कैसे करना चाहिए था कि जीरो एक्टिवेशन एनर्जी पे भी मतलब कोई रिएक्शन जो है कैसे हो सकती है, क्योंकि जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि जितने भी कोलिजन होंगे रिएक्शन में वो सारे के सारे प्रोडक्ट बनाने चाहिए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो उसे एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो आंसर जो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सेकंड के साथ जाएगा। देखिए जितने भी आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है मोस्टली उनका ऑप्शन यही वाला सही जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। लास्ट बार ऐसे ही दिए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलेंगे बेटा। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। यहां से आपको स्टेटमेंट सही वाले छांटने हैं। सही सही कौन से हैं वो आपको छांटते चलना है। देखो पहला क्या है? एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। बेटा पहले ही इसने इतनी गंदी बात कर दी। 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे होते हैं? 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो पहली बात तो हो गई गलत। इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, बात सही है भाई। ऑल आइसोटॉप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, है ना। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। नहीं बोलेंगे बेटा। देखो ये क्या है? ये आपका कोई एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। तो किसको बोलेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन तो भाई बाहर चक्कर लगा रहा है ये, इसका न्यूक्लियॉन से क्या मतलब है? ये गलत है। ये वाला लास्ट वाला भी आपका सही है। तो क्या जाएगा आंसर? बी सी ई सही हो गए। ऑप्शन जाएगा फोर्थ के साथ। ठीक है, आपका ए गलत है और डी गलत है। आसान सा क्वेश्चन था, वैसे चिंदी सा क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन थोड़ा ही ना था ये। देखिए, इन लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स ब्लड
रेड कलर, यानी कि ब्लड लाइक रेड कलर, और वो भी किसका, विद Fe3 पॉजिटिव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैसिक ने टेस्ट में जो रेड कलर आता है वो भी कैसा, ब्लड लाइक रेड कलर आता है, किसके, Fe3 के साथ, मतलब फेरिक आयन के साथ, वो किसका होता है, किसके फॉर्मेशन की वजह से आता है। तो बेटा इसके लिए एक ध्यान रखना, SCN जहां भी होंगे उसी की वजह से ये कलर आएगा, और ये रहा SCN, ठीक है, आंसर जाएगा 4th के साथ। चलिए बेटा, जैसा कि आपको ऊपर बताया था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था पेपर के बारे में, पेपर कैसा कैसा आता है। इसमें आपका अब सेक्शन आ गया बी। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन कितने होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, और आपको करने कितने होंगे, बस 10 करने होंगे इसमें से, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में सबसे इजीली डिहाइड्रेशन किसका हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, यहां सबसे इजीली डिहाइड्रेशन किसका होगा, जिसके पास 2 OH ग्रुप होंगे, यानी कि OH इजीली हट जाएगा, ठीक है। यहां नाइट्रो ग्रुप है, इसका डिहाइड्रेशन इजीली नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, कौन से का होगा, सेकंड का होगा। तो ये तो बात समझ में आ गई कि सेकंड का होगा, लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा, ये भी तो बात जानने वाली है। नहीं जानेंगे तो जानिए, किसने मना किया, जानिए बात को, क्यों होगा इसका वो समझ लीजिए। देखिए सेकंड वाला कंपाउंड कौन सा है, ये रहा आपका, ठीक है। सेकंड वाला कंपाउंड लेते हैं भाई, क्या है यहां पर, CH3, और यहां पर है आपका OH, ठीक। यहां क्या जुड़ा होगा, H भी जुड़ा होगा। यहां पर क्या है, OH है फिर से। इसकी अगर H पॉजिटिव से रिएक्शन करा दें तो कहां अटैक करेगा, यहां पर बनेगा क्या, इसे ऐसे ही रखते रहिए बेटा, ये CH3 ऐसे भी लग सकता है। यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ पर क्या है आपका OH2। जैसे ही यहाँ OH2 होगा, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, OH2 होगा, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन, ये क्या होगा, निकलेगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा H पॉजिटिव, और बॉन्ड क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर डबल, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये OH था। फिर से किसकी से रिएक्शन होगी, H पॉजिटिव से रिएक्शन होगी, और H पॉजिटिव से रिएक्शन होगी, यहाँ से भी H2O हटेगा, तो इस तरह से एक कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर एक ये बन गया, ये बन गया, इस बार कहाँ से गया होगा, यहाँ से बना गया होगा। तो क्या हुआ इसका, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो OH जो होता है, OH का डिहाइड्रेशन इजीली हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 87, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होगा ये। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट D ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। चलिए इस पे चलते हैं भाई, करेंगे इसको भी। सबसे पहले क्या दिया गया आपका, CH3CHO। CH3CHO का क्या किया गया है, ये भी समझ लीजिएगा। CH3CHO लिया गया है, और इसकी रिएक्शन कराई गई है किससे, LiAlH4, और उसके बाद क्या कराया गया है इसका, H3O पॉजिटिव से रिएक्शन, ठीक, रिडक्शन। मतलब क्या बन गया, CH3CH2OH बन गया। इसके बाद क्या कराया गया, कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया गया होगा, H2SO4, और H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो बन गया होगा यहाँ एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद इसकी रिएक्शन की गई है HBr से, तो मार्कोनिकॉफ रूल जो लगता है, मतलब एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा नहीं, क्योंकि एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, ये बना होगा। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दी गई है, इसकी रिएक्शन करा दी गई है C6H5Br से, और किससे, 2Na से, और क्या लिया गया होगा, ड्राई ईथर। तो भाई वुड्स फिटिक रिएक्शन है ये, कौन सी है, वुड्स फिटिक रिएक्शन है, ध्यान रखिए इसको। क्या होगा, दोनों Na और यहाँ से दोनों Br निकल गए होंगे, 2NaBr बन गया होगा, और बेंजीन पर क्या जाएगा, क्योंकि C6H5 बेंजीन था, इस पर जाएगा CH2CH3, है ना, और प्लस क्या निकला होगा, 2NaBr। देख लीजिए कहाँ है, कहाँ है ये प्रोडक्ट, इथाइल बेंजीन। भाई देखिए ये इथाइल बेंजीन नहीं है, ये इथाइल बेंजीन नहीं है, ये नहीं है, ये रहा बेंजीन के ऊपर CH2CH3, इथाइल बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है,
इसे बेटा सीधे सीधे किससे करना है आपको, इसे करना है ऑप्शन से। ए और बी सी की वैल्यू लगा के देख लीजिए। पहले में क्या है, जैसे ये वैल्यू हो गई ए की, ये हो गई बी की, ये हो गई सी की, रख के देख लीजिए बस। यहाँ रखा गया 1 और बी की जगह रखा गया यहाँ 3 और यहाँ रखा गया 8। यहाँ पर भी क्या रखेंगे बेटा 2, ए की जगह क्या रखेंगे 1 और यहाँ पे क्या रख देंगे 3 और यहाँ पर क्या रख देंगे 8। 8/2 मतलब यहाँ क्या आ गया 4, यहाँ गया 3, यहाँ गया 2। ठीक है, बैलेंस करके देख लीजिए भाई। इधर CR 2 तो इधर भी कितना हो गया 2 CR हो गए हैं, है ना। सल्फर कितना था इधर 3, यहाँ भी 3 हो गया था। ठीक, अब देखेंगे आपके O कितने थे, यहाँ 7 थे और 3 3 जा 9 ये थे, 7 और 9 16 है इधर। तो इधर कितना हो गया O, 4 3 जा 12 एंड 4। बेटा यही ऑप्शन आपका सही जा रहा है। बस ऑप्शन से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो ज़्यादा आप बैलेंस करने में मत लगना। किससे करना है, ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 90। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, क्वेश्चन में आप लटक जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई सबसे पहली चीज है फॉर्मूले का याद होना। क्यों, पहला क्या है आपका, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला होता है H2S2O8, याद रखिए। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तीसरा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 और उसके बाद क्या है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। भाई जब तक इनकी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे अब तब तक काम नहीं चलेगा, तो पहले स्ट्रक्चर बना लें सबकी। ठीक, पहला कौन सा था H2S2O8। स्ट्रक्चर होती है HOSOOH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। दूसरा था H2SO4, H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। उसके बाद था H2SO3, तो H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड O, H और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। एक था H2S2O7, HOSOSOH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, चलिए इतनी चीज तो हो गई। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या होने चाहिए 2SOH बॉन्ड। कितने होने चाहिए 2SOH। भाई सब में SOH बॉन्ड तो 2 ही है। देखो ये रहा यहां, ये रहा यहां, SOH सब में 2 है। ठीक, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। कह रहा 4S डबल बॉन्ड O बॉन्ड। 4S डबल बॉन्ड O किसमें, लास्ट वाले में है, इसमें और इसमें है। आगे कह रहा SOS एक बॉन्ड होना चाहिए, तो SOS एक बॉन्ड किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। यानी कि ये किसके साथ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका थर्ड वाले के साथ। ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में है एक SOS बॉन्ड। अब 2 SOS बॉन्ड अगर कहीं बोल रहा है, ये वाला देखो, ये क्या है SO, ये किस में है, फर्स्ट में है। ठीक है, तो इससे ही मिला के देख लीजिए क्या मिल रहा है ऑप्शन। ए में आना चाहिए आपका, ए में आना चाहिए थर्ड, ए में थर्ड आपके 2 ऑप्शन में है। और क्या आना चाहिए, सी में आना चाहिए फर्स्ट। सी में फर्स्ट कौन से में, ऑप्शन बी में है, सी में फर्स्ट। बस 2 से ही निकल गया, पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दी है सबकी। क्वेश्चन नंबर 91, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ द स्पीसीज इन रिएक्शन A+B रिवर्सिबल C+D। ठीक है, एक रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन देखिए, मोल भी दिए गए हैं इनके। क्या दी गई है रिएक्शन, रिएक्शन समझिएगा भाई। पहले रिएक्शन दी गई है A+B और रिवर्सिबल C+D। मोल दिए गए हैं। ए के मोल कितने हैं, ए के मोल आपको दिए गए हैं 2, बी के 3, सी के 10 और इसके 6। अब यहाँ से अगर Kc निकालें आप, Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C D और अपॉन A, इनके कंसंट्रेशन आ जाएंगी और B। तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा 10 × 6 अपॉन 2 × 3। ठीक है,
ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 10 आ गया Kc की वैल्यू। निकालना है आपको डेल्टा जी। अब देखिए डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, -2.303 RT log Kc। डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू दी हुई है 2 और टी की भी कुछ होगी, टी की कितनी थी 300 केल्विन थी, 300 इंटू लॉग 10 और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जी नॉट निकालना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, -2.303 इंटू 600 इंटू 1, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल्टा जी नोट जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1381.8 कैलोरी। और आंसर आपके पास ये है कौन सा, थर्ड ऑप्शन है। क्लियर बेटा, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही है और वो भी क्लास 11 की। ठीक है, क्या बताना है यहां समझिए। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कौन एरोमेटिक है, सीधा सीधा ये बताना है इसमें से कितने कंपाउंड एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक के लिए थोड़ा सा रूल बताते हैं। हक्कल रूल क्या होता है, हक्कल रूल ये कहता है जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका एरोमेटिक होगा। फिर पता कैसे लगे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपका फर्स्ट वाला है, आप देखिए पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे, इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए पाई, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4n+2 की वैल्यू क्या हो गई 10। ठीक है, 10 हो गई है तो 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो क्या होगा ये होगा एरोमेटिक। क्यों होगा एरोमेटिक, अगर n की वैल्यू कोई कंप्लीट नंबर आ रही है तो एरोमेटिक, और कंप्लीट नंबर नहीं आ रही है तो क्या होगा एलिफेटिक होगा। ठीक है, तो ये तो एरोमेटिक हो गया। अब यहां कैसे करेंगे बेटा, यहां देखो 2 ये रहे 2 ये रहे और एक है लोन पेयर। ठीक है, तो कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, नहीं आएगी, देख लीजिए 4n+2 इज इक्वल टू 6, तो 4n इज इक्वल टू क्या हो गया 4, 6 में से 2 माइनस हो जाएगा ना तो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो ये भी एरोमेटिक। यहाँ कितनी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4 पाई, ये एलिफेटिक होगा। इसमें कितने आ रहे हैं, अगर फोर्थ वाले में बात कर रहे हैं तो फोर्थ वाले में कितने आ रहे हैं, फोर्थ वाले में भी आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें कितने आ रहे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये आपका होगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन से काउंट करके देख लीजिए, अगर 0 भी आ गई ना पाई की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू, तब भी एरोमेटिक होता है। ये आपका नहीं होगा और ये आपका होगा। तो कितने हैं यहाँ, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 हैं आपके, देख लीजिए 4 हैं क्या, आंसर आपका जाएगा 4 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड विच आर आयनिक। जितने भी क्या होते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल होती हैं वो क्या होती हैं, स्कैंडियम को छोड़कर वो MO ऑक्साइड बनाती हैं और वो भी क्या होते हैं आयनिक। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट छांटना है यहाँ से। कौन सा छांटना है, इनकरेक्ट। बी, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटैच टू, ये भी बेटा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया आपका, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम V2O3 टू V2O5। देखो एसिडिक करेक्टर का पता क्या लगता है, मान लिया वेनेडियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी तो क्या होगा, ये बेसिक होगा, और +5 होगी तो क्या होगा, एसिडिक होगा। मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, एसिडिक होता है, और यहाँ क्या कह रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक होगा, है ना। अब कोई भी ऑक्साइड अपनी लोएस्ट, मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है, बेसिक, हाईएस्ट में क्या होती है, एसिडिक, और इंटरमीडिएट में होती है एम्फोटेरिक। तो ये आपका ऑप्शन है गलत। ठीक है, क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, V2O4 डिजोल्व इन एसिड्स टू गिव, ये भी आपका गलत है। ठीक है, लास्ट वाला सही है, एम्फोटेरिक है क्योंकि इंटरमीडिएट में है।
ये आपका लोएस्ट में है तो बेसिक है, ये इंटरमीडिएट में है तो एम्फोटेरिक है। ठीक है, ये सही है। तो आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड जाएगा, सी और डी आपके गलत होंगे ओनली। चलिए 95 क्वेश्चन चिंदी सा है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो भाई HI रिएक्शन कर रहा है इस कंपाउंड से, तो ये ध्यान रखिए कोई भी ओ डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है तो वो हट ही नहीं पाता, यानी कि क्लीवेज आपकी यहां नहीं होगी। कहां होगी? कहां पर होगी क्लीवेज? क्लीवेज जो होने वाली है वो ये जो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूं, यहां से ब्लू से, यहां से क्लीवेज होगी। ठीक है, ओ पर चार्ज जाएगा निगेटिव और यहां जाएगा पॉजिटिव, और इसमें इस पर होगा पॉजिटिव, इस पर होगा निगेटिव। H पर पॉजिटिव, I पर निगेटिव। तो H किसके साथ जाएगा? इसकी, और I किसके साथ जाएगा? सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नहीं, I किसके साथ जाएगा? इसकी, और H जो होगा वो किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बनेगा आपका थर्ड वाला बनेगा। क्यों नहीं हटता? अगर बेंजीन के ऊपर आपका O है तो क्यों नहीं हटता? रीज़न क्या होता है? इजीली, क्योंकि बेटा ये जो होता है इसके पास होता है लोन पेयर, और इसके लोन पेयर क्या होते हैं? रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 96, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल? इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बेटा बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो या तो आ जाए OX वो स्टेबल होगा, या क्या आ जाए EN आ जाए वो स्टेबल होगा। रीजन क्या है? रीजन है कि जो भी बाइडेंटेड लिगेंड होती हैं वो चिलेट इफेक्ट शो करती हैं, और जो चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहा होगा कंपाउंड वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से जो आंसर जाएगा इसके साथ जाएगा। वैसे स्टेबल वो होते हैं जो ज्यादा क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती हैं। मान लिया किसी में CO आ गया तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, CN आ गया उससे कम स्टेबल होगा। लेकिन शर्त क्या है कि बाइडेंटेड लिगेंड ना हो, मोनोडेंटेड के लिए बोल रहा हूं, और एलिमेंट एक ही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97, क्वेश्चन नंबर 97, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा चिंदी सी रिएक्शन कहूंगा मैं इसे भी। देखो यहां क्या है? यहां एक ग्रुप समझिए, पहले कंपाउंड क्या दिया? बेंजीन पर, यहां पर जो दिया हुआ है ये बेंजीन है, यहां पर दिया है COCH3। ठीक है, ये ग्रुप जो CH3, और यहां पर है CHO, और रिएक्शन किससे करा रहे हैं? टॉलरेंस रिएजेंट से। टॉलरेंस रिएजेंट की खासियत क्या होती है? टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को चेंज कर देता है, मतलब CHO को किस में चेंज कर देता है? COO निगेटिव में। ठीक है, इसका कुछ नहीं करेगा आपका कीटोनिक ग्रुप का, तो यहां से आंसर इसके साथ जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो टॉलरेंट देते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बेटा आगे के क्वेश्चन जो है वो डिलीटेड सिलेबस से थे। 98 क्वेश्चन है। विच अमंग एज द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी? कौन सा ऑप्शन यहां सही है? सीधा सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन है। कौन सा वाला जाएगा? सेकंड वाला जाएगा। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। R गैस कॉन्स्टेंट है, T टेम्परेचर है, डेल्टा NG नंबर ऑफ गैसियस मोलिक्यूल्स। ठीक है, और डेल्टा U इंटरनल एनर्जी, डेल्टा H एंथैल्पी। तो आंसर जाएगा इसके साथ। ठीक है बेटा, बहुत जल्दी एक आध दिन के अंदर ही आपको कौन सा मिलेगा? 2021 का करा रहे हैं, 2022 का चैनल पर पड़ा हुआ है बेटा, देख लीजिएगा वहां से सॉल्यूशन। अब कौन सा कराएंगे? 2021 का कराएंगे। देखिए पेपर एक ही होता है, सेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं। ठीक है बेटा, हाँ देखेंगे, टाइम मिल जाएगा तो 22 का भी दोबारा करा देंगे। ठीक है, फिलहाल जो लेंगे अभी 21 का लेंगे। पहले 21, 20, उसके बाद 20, उसके बाद 19, मतलब हम कहां से जाएंगे? 2023 से लेके कहां तक जाएंगे? 2015 तक के सारे क्वेश्चन पेपर कराएंगे बेटा। रिपीट होते हैं क्वेश्चन काफी, अगर रिपीट भी नहीं हो रहा है, सेम क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो एक आइडिया हो जाता है, उसी लेवल का क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, ओके, बाय।